नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कॉमन सभा के स्पीकर के ऊपर चर्चा करेंगे कि कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि इंग्लैंड की जो लोक सदन है उसके अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। इसका अस्तित्व 1336 से चला आ रहा है, जब थॉमस हंगरफोर्ड देश के पहले स्पीकर बने। याद रखना, थॉमस हंगरफोर्ड इंग्लैंड के पहले स्पीकर थे। उन्होंने स्पीकर इसलिए कहा गया क्योंकि प्रारंभ में वे केवल उन्हीं को सदन में बोलने का अधिकार था, सम्राट के पास जाकर। प्रारंभ में कॉमन सभा सम्राट के पास केवल याचिका भेजने वाली संस्था थी, यह कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी। उस समय कॉमन सभा की तरफ से उनका अध्यक्ष सम्राट के सम्मुख केवल बोलने का काम ही करता था। उस समय कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद खतरे में से खाली नहीं था, क्योंकि यदि सम्राट अप्रसन्न हो जाता तो स्पीकर को कोई भी दंड दे सकता था। धीरे धीरे स्पीकर के पद का विकास होता गया। 1336 से इस पद का जो स्थापना हुई थी, यह पद ब्रिटेन के प्रसिद्ध कानून वेता ही इस पद को ग्रहण करते थे। सर थॉमस मोर, सर एडवर्ड कोक सदन के प्रसिद्ध अध्यक्ष रहे। स्टुअर्ट युग में जब संसद द्वारा क्राउन का संघर्ष चलता था, उस समय स्पीकर को कूटनीति से काम लेना पड़ता था। स्पीकर की कुर्सी की तरफ निगाह करके सम्राट ने पूछा कि क्या वे 5 सदस्य सदन में हैं। सम्राट के पैरों में गिरकर स्पीकर ने ये कहा, इस स्थान से सदन की इच्छा को के अतिरिक्त मैं न तो कुछ देख सकता हूँ और न कह सकता हूँ। ऐसी गंभीर स्थितियों में धीरे धीरे स्पीकर की स्थिति में सुधार होता गया और बाद में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई तो स्पीकर का एक निर्वाचन होने लगा। कि प्राचीन काल में राजा ही स्पीकर की नियुक्ति करता था। धीरे धीरे सदन में अपने अध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार अपने हाथ में लिया। स्पीकर का निर्वाचन प्राय सर्वसम्मति से होता है। एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वो चाहे। सरकारें बदल जाती हैं पर अध्यक्ष प्राय नहीं बदलता है। प्रधानमंत्री तथा विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद के लिए खड़ा करते हैं जो सरकारी दल तथा प्रतिपक्ष दोनों की हो ही मान्य हो। ये ब्रिटेन की एक विशेषता है कि अनौपचारिक रूप से ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो सदन में एक साधारण सदस्य द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है और एक साधारण सदस्य ही उसका अनुमोदन करता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि सदन की औपचारिक रूप से यह परंपरा बनी रहे कि स्पीकर का जो चुनाव है वो न सरकार ने किया है न विपक्ष ने, ये सर्वसम्मति से किया है। इसके बाद सदन उस व्यक्ति को निर्विरोध चुन लेता है और उसके बाद सम्राट उस व्यक्ति को अपनी सहमति दे देता है, जिससे वो स्पीकर के पद पर चुन लिया जाता है। 2 परंपराएं प्रसिद्ध हैं कि स्पीकर का जो पद है उसका निर्वाचन एकमत से होता है, निर्विरोध होता है तथा एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। ये बात ध्यान रखनी है, स्पीकर का जो पद है वो उसका जो निर्वाचन वो एकमत से होता है, निर्विरोध होता है, एक बार का स्पीकर सदा के लिए स्पीकर होता है। अब बात आती है कि स्पीकर का वेतन क्या है। तो स्पीकर को 1,45,492 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता है और रहने के लिए सरकारी निवास स्थान मिलता है और सेवानिवृत्त होने पर उसे वार्षिक पेंशन दी जाती है। उसे लॉर्ड सभा का सदस्य भी बना दिया जाता है। उसके बाद वह जीवन पर्यंत लॉर्ड सभा का सदस्य रहता है। दूसरी चीज़, स्पीकर का निर्दलीय होना। कि ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर की जो परंपरा विकसित हुई है तो दलगत राजनीति से वो संन्यास ले लेता है। जैसे ही स्पीकर बनता है वो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं होता है। सार्वजनिक रूप से वह कोई भी दलगत राजनीति की चर्चा नहीं करता, न भाषण देता, न लेखों द्वारा ही इसकी बात करता है किसी विचारधारा की। आम निर्वाचन के समय भी जब वह स्वयं प्रत्याशी हो, वह न तो भाषण देता है न ही प्रचार करता है।
वह सक्रिय राजनीति से तथा दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाता है और निर्विरोध चुना जाता है। इसलिए स्पीकर का जो पद है वो गौरव का पद है, एक प्रतिष्ठा का पद है। उसका आसन इतना पवित्र और गरिमामय माना जाता है कि राजा तक उसका सम्मान करता है। स्पीकर को सबका सम्मान प्राप्त हो और उसके अधिकारों सभी माने, ये वहाँ परंपरा स्थापित होगी है कि लोक सदन का अध्यक्ष सदन की शक्ति, उसकी कार्यवाही व उसकी जो शान शौकत है उसका सदन का प्रतीक माना जाता है। वह सदन का एकमात्र विशिष्ट व्यक्ति होता है। अब बात आती है स्पीकर की शक्तियां और कार्य क्या है। तो लोक सदन का जो अध्यक्षता करना उसका पहला काम है। स्पीकर लोक सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब तक सदन में वह अपना स्थान ग्रहण नहीं करता तब तक सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। स्पीकर के बिना सदन का अधिवेशन नहीं हो सकता। स्पीकर की अनुमति में से ही डिप्टी स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब वो अनुपस्थित होता है तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। दूसरा जो अधिकार है उसे कार्य है बोलने की आज्ञा देना, कि सदन में विधेयकों तथा अन्य विषयों पर बोलने वाले बहुत अधिक सदस्य होते हैं। सदन के पास इतना समय नहीं होता है कि प्रत्येक सदस्य को बोलने की आज्ञा दी जाए, इसलिए स्पीकर कुछ सदस्यों को बोलने के लिए बुलाता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता। वह किसी भी सदस्य को किसी अप्रासंगिक बात पर बोलने से रोक सकता है। वह किसी भी सदस्य को संसद में असंसदीय भाषा के बोलने की आज्ञा नहीं दे सकता। तीसरा कार्य है नियमों की व्याख्या, कि जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित होता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना पड़ता है, परंतु उसका निर्णय पूर्व दृष्टांतों के अनुसार ही होगा। सदन में किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम होती है। चौथा कार्य है उसका सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, कि सदन में व्यवस्था और अनुशासन का उत्तरदायित्व स्पीकर पर ही है। वह संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर उसे चुप रहने अथवा सदन के बाहर निकालने का आदेश दे सकता है। यदि वह बार बार कहना नहीं मानेगा तो वह उसे बाहर भी भेज सकता है सर्जेंट की सहायता से। सर्जेंट उस सदस्य को बलपूर्वक सदन से बाहर निकाल सकता है। ये स्पीकर की शक्ति है। निर्णायक मत देने का अधिकार है, कि स्पीकर को किसी विधेयक पर या अन्य किसी विषय पर मत देने का अधिकार है जब सदन में बराबर मत आ जाएं, परंतु स्पीकर इस अधिकार का उपयोग बहुत कम करता है। छठा है वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। 1911 में संसदीय एक्ट के अनुसार ब्रिटेन में स्पीकर को ये शक्ति दी गई कि यदि किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है या नहीं है तो इस विषय पर स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। वित्त विधेयक वह है जिसे स्पीकर वित्त विधेयक प्रमाणित कर दे, यानी कि वित्त विधेयक स्पीकर के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है। सातवां जो कार्य है उसका समितियों के बारे में शक्तियां, जो कि अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक किस समिति को सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त वह चयन समिति के द्वारा तैयार की हुई सूची में से स्थायी समितियों के अध्यक्षों को भी नियुक्त करता है। आठवां है नतीजों की घोषणा। स्पीकर प्रस्तावों तथा विधेयकों पर सदन में मतदान करता है और परिणामों की घोषणा करता है। अल्पसंख्यक वर्गों को उस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान करता है। उसके बाद ही वह प्रस्ताव पर वाद विवाद बंद करने की अनुमति देता है। सदन का प्रतिनिधित्व। लोक सदन के अध्यक्ष के रूप में वह सदन के बाहर सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन तथा राजा का मध्यस्थ है। लार्ड सभा द्वारा वित्त विधेयक पर व्यक्त प्रतिक्रिया के विषय में वो निर्णायक विचार रखता है। वही बाह्य जगत और लोक सदन के बीच कड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। इसके अलावा सदस्यों के विशेषाधिकारों का भी रक्षक है, कि लोक सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। लोक सदन का स्पीकर इन विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई मंत्री सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की उपेक्षा करे या उनके किसी प्रश्न का उत्तर ना दे अथवा पर्याप्त जानकारी ना दे तो स्पीकर उस
समय सदन के अधिकारों की सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। वह यह भी देखता है कि कोई सदस्य अथवा बाहर का व्यक्ति सदन की मान मर्यादा या अपमान तो नहीं कर रहा है। 11वां उसका जो शक्ति है वो कंगारू समापन का अधिकार है कि लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता है कि प्रत्येक विधेयक अथवा प्रस्ताव पर विस्तार से विचार कर सके। इसलिए जब सदन में कार्य बहुत अधिक हो जाता है तो उस समय स्पीकर को ये अधिकार है कि वो महत्वपूर्ण विधेयकों प्रस्तावों को चुन ले और उन पर मतदान करा दे ताकि सदन का कार्य तेज गति से चल सके। इसे ही कंगारू समापन कहते हैं। लोक सदन संबंधी प्रशासन कि लोक संबंध के संबंध में प्रशासन कि लोक सदन की कार्यवाही के मुद्रण प्रकाशन के लिए मुद्रकों व संपादकों की नियुक्ति करना, यह देखना भी उसका दायित्व है कि सदन की कार्यवाहियों का प्रकाशन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा उसका जो अंतिम कार्य है, उसका जो सचिवालय होता है, उसका संचालन करना लोक सदन के अध्यक्ष के अधीन एक जो सेक्रेटरीट है, उस सेक्रेटरीट में सचिव है, सुप्रिटेंडेंट है, अकाउंटेंट है, लाइब्रेरियन है, प्राइवेट विधेयकों के जो इंस्पेक्टर होते हैं, वे स्पीकर की देखरेख में ही कार्य करते हैं। अब बात आती है स्पीकर की वास्तविक स्थिति क्या है कि कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद बहुत प्रतिष्ठा का, सम्मान का और गौरव का पद है। अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उसे पदच्युत कर देने से नहीं उसके विरुद्ध एकमात्र उपाय है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उसके औचित्य प्रश्नों संबंधी तथा अन्य निर्णय सभी सदस्यों को मानने पड़ेंगे, चाहे वे उससे सहमत हो या ना हो। यदि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाना असंभव मालूम पड़े तो सदन को स्थगित कर सकता है। ये उसके पद की वास्तविकता है। ब्रिटिश स्पीकर और अमेरिका के स्पीकर में जो तुलना की जाती है, हम क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के संविधान की, तो ब्रिटेन के संविधान की हम अमेरिका, भारत, सभी देशों के संविधानों से कुछ, लेकिन हम यहाँ अमेरिका के संविधान से इसकी तुलना करेंगे। तो अमेरिका में के संविधान निर्माताओं ने भी अध्यक्ष पद को इंग्लैंड से ही की परंपरा से ही ग्रहण किया है। जिस प्रकार इंग्लैंड के निचले सदन का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है, उसी प्रकार अमेरिका में निचले सदन का अध्यक्ष भी स्पीकर कहलाता है। किंतु दोनों देशों के अध्यक्ष एक समान नहीं है, उनमें अंतर है। इंग्लैंड का अध्यक्ष यदि कम से कम बोलता है तो अमेरिका का जो स्पीकर होता है वो अधिक से अधिक बोलता है। तो दोनों में समानताएं हैं कि दोनों ही निचले सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं, सदस्यों को बोलने का क्रम निश्चित करते हैं। दोनों ही अलग अलग विवादों अथवा प्रस्तावों पर मत लेते हैं। मत लेने का कार्य भी उन्हीं का होता है। यदि किसी प्रस्ताव या विवाद पर समान मत आ जाते हैं तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। ये दोनों को समान है। दोनों ही अपने अपने पद के जो अपने जो सदन है उसके प्रतिनिधि माने जाते हैं। अमेरिका का स्पीकर सदन को राष्ट्रपति तथा सीनेट से जोड़ने वाली कड़ी है, तो ब्रिटेन का स्पीकर सदन को राजा और राज्यसभा से जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। दोनों का अपने अपने देशों में बहुत गरिमामयी सम्मानित स्थान है। ये तो हुई समानता। अब विभिन्नताएं देखें कि दोनों की स्थिति में बहुत अंतर है। ब्रिटेन का स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है, जबकि अमेरिका का स्पीकर दलीय आधार पर चुना जाता है। दूसरा जो अंतर है कि ब्रिटिश स्पीकर का चुनाव बड़े शांत वातावरण में होता है, लेकिन अमेरिका के स्पीकर के चुनाव में यानी कि बहुत ही गुटबाजी होती है। अमेरिका में जो दो दल हैं अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और उसके पक्ष में अधिक से अधिक मत प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि ब्रिटेन में निर्विरोध चुना जाता है। अपने चुनाव के बाद ब्रिटिश स्पीकर राजनीति से संन्यास ले लेता है, जबकि अमेरिका का स्पीकर अपने राजनीतिक दल का नेता होता है और उसके हित में कार्य करता है। चौथा जो डिफरेंस है, ब्रिटिश स्पीकर विधेयकों पर बहस में भाग नहीं लेता है और केवल उस समय मतदान में भाग लेता है जबकि किसी विषय पर बराबर मत हो जाए। ऐसी स्थिति में वह अपना निर्णायक मत भी एक परंपरा के अनुसार, सुविकसित परंपरा के अनुसार देता है, जबकि अमेरिका का स्पीकर को सदन में बहुमत दल के नेता और सदन के सदस्य होने के कारण विधेयकों पर बोलने, मतदान करने का अधिकार है। जब कभी वह मत देता है तो अपने दल की स्थिति को मजबूत करने के लिए ही वोट का प्रयोग करता है।
पांचवा डिफरेंस इनमें है, इंग्लैंड में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि आम चुनाव में स्पीकर के मुकाबले में विपक्षी दल अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता है। एक इसीलिए कहा गया है कि एक बार का स्पीकर सदैव का स्पीकर की ये प्रथा, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ आम चुनाव में स्पीकर का विरोध होता है। छठा अंतर है, इंग्लैंड में स्पीकर को वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार है, परंतु अमेरिका में प्रतिनिधि सदन के स्पीकर को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इंग्लैंड में नियमों की व्याख्या के संबंध में स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, जबकि अमेरिका में उसके निर्णयों के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। आठवां अंतर है, इंग्लैंड में स्पीकर सदन के सभी सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है क्योंकि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, जबकि अमेरिका में स्पीकर केवल अपने दल के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। और अंतिम अंतर हम ये बता सकते हैं कि नियमों की व्याख्या के संबंध में अमेरिका के अध्यक्ष को नियम निर्मात्री समिति द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत काम करना पड़ता है, वह अपने विवेक से बहुत कम काम कर सकता है, जबकि इंग्लैंड के जो स्पीकर को अपने विवेक से काम लेने का पर्याप्त स्वतंत्रता है क्योंकि वह उससे किसी नियम निर्मात्री समिति द्वारा बनाए हुए नियमों के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। तो ये हमने ये देखा कि ब्रिटेन और अमेरिका में दोनों में स्पीकर है, लेकिन उनमें समानताओं के साथ साथ उनमें बहुत सारी असमानताएं हैं। कारण कि वहाँ एक अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में एक विकसित संविधान है, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है, तो अमेरिका में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वहाँ एक लिखित संविधान है, इसलिए दोनों में अंतर है। धन्यवाद।